बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ज़रा सेल्स टैक्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करनी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी साहब, जो कि रिपोर्टर है रोही टीवी के। FBR की तरफ से नाज़रीन सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, इनकी क्या डिटेल्स हैं इस पर तफसीलन बात करेंगे। इसी के साथ साथ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जुनूबी पंजाब का दौरा करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं, उस दौरे की क्या तफसीलात हैं और क्या कोई ऐलानात भी किए जाएंगे हमारे जनूबी पंजाब के लिए, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी पावरलूम इंडस्ट्री ने नेट बिलिंग पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है, जो सोलर के हवाले से लाई जा रही है। तो इन सारी चीज़ों में तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए ज़ुहैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं ज़ुहैब आप? मैं ज़बरदस्त, अलहम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी कवर करते हैं तो ज़रा उससे स्टार्ट करते हैं। माह रमज़ान आने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह के इकदाम उठाने जा रहा है रमज़ान के हवाले से? देखें, इस वक्त जो माह रमज़ान है वो बस सिर्फ चंद ही रोज़ जो हैं वो उसमें बाकी हैं और इन्हीं दिनों में ही हुकूमत जो है वो कुछ ऐसे इक़दाम जो है वो करती है, कुछ ऐसे पैकेजेस अनाउंस करती है कि जिससे जो मुतवस्सत तबका है वो भी रमज़ान मुबारक की जो रहमतें हैं वो भी समेट सके। लेकिन अब कुछ इस बार कोई रमज़ान बाज़ार जो है वो नहीं हुकूमती सतह पर अनाउंस किया कि वो भी हम लगाएंगे, लेकिन एक आध मुल्तान शहर में जो है वो रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाया जाएगा। गालिबन वो मदनी पार्क के करीब जो है वो लगाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम वैसे ही ओवरऑल सूरत हाल देखें, माह रमज़ान की आमद से पहले ही जो एक महंगाई का तूफ़ान बरपा होता है और जो माफिया जो है वो सरगर्म हो जाता है, उसकी एक बड़ी भरमार आप देखते हैं कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। अगर आप अब से ही देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतें अभी से ही आसमान की तरफ जो है वो छू चुकी हैं। और जैसे हम खजूर को देख लें, खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान मुबारक में, तो आपकी अफ्तारी तो उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक आपके पास आपके दस्तरखान में जो है वो खजूर मौजूद ना हो। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसके बगैर हम समझते हैं कि अफ्तारी नामुकम्मल सी है। जैसे आप अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं कि अब इसकी कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप हमें लाइव भी अक्सर ज्वाइन करते हैं, आप हमें आगाह करते हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि क्यों गरां फरोशी का बाज़ार एक दफ़ा फिर गर्म हो रहा है। वैसे तो चीज़ें जो सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, वो इस वक्त स्टेबल चल रही है मार्केट, इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं हम देख रहे और कदरें सस्ती हैं। अब उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं, लेकिन फिर क्यों रमज़ान के करीब आते आते ये सारी चीज़ें की प्राइसेस बढ़ जाएंगी? इसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी होगी या डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, मार्केट का असूल है? देखें, जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तब भी किसी भी मतलब कोई भी चीज़ हो जिसकी डिमांड जो है वो बढ़ती है, तो वो चीज़ें शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक माफिया ऐसा होता है मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा होता है जो कि अचानक से आता है और चीज़ों को शॉर्ट कर लेता है ताकि उस चीज़ों को ब्लैक में फ़रोख्त करके उससे मुनाफा हासिल किया जा सके। इसे हम जो है वो गिरा फरोशी का जो है वो नाम देते हैं। इसी के बरक्स जो इंतज़ामिया है उसका भी ये काम है कि वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करे। जैसे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे। हुकूमत तो इक़दाम कर देती है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे ज़िलाई इंतज़ामी है। ज़िलाई इंतज़ामी के अंडर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका काम है। अब देखते हैं मार्केट में भी, हम यहीं चले जाएँ, MDA चौक की ही बात कर लें तो वहाँ पर आपको गोश्त भी जो है वो बड़ी कीमत पे मिल रहा होगा। बिल्कुल। उसके साथ साथ आप सब्ज़ी की कीमतें उठा लें, आपको फ्रूट देख लें। अच्छा, एक दुकानदार ने अगर फ्रूट की कीमत कुछ और लगा रखी है तो उसके साथ रेडी वाले की कुछ और कीमत होगी। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इन चीज़ों में। जब जो मजिस्ट्रेट साहिबान है वो जाते हैं, जुर्माना करते हैं, 5,000 10,000 का जुर्माना कर दिया और ख़त्म बात। लेकिन वही जिसको जुर्माना किया जाता है वही आवाम की जेब से जो है वो तकरीबन डबल निकालते हैं। चलें, उम्मीद करते हैं कि इन सारी सूरत हाल पर काबू पाया जाएगा और वो जो एक्चुअल मार्केट के रेट्स हैं जो तय किए जाते हैं मार्केट कमेटी की तरफ से, उन पे चीज़ें मिलना शुरू होंगी। सेल्स टैक्स के हवाले से बताइएगा कि क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? FBR कोई सेल्स टैक्स बढ़ाने के हवाले से कोई इकदाम उठा रहा है? देखिए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है कि उन्होंने टैक्स को जनरेट करना है। पूरे पाकिस्तान से जो टैक्स है उसको जनरेट करना है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा कि एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको फाइलर भी कराए गए, उसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है और उनको बताया गया कि फाइलर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। मतलब अगर आप
गाड़ी परचेज करते हैं तो उस पर आपको ये एडवांटेज होगा। अगर आप ATM यूज़ करते हैं या अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं बैंक्स में, तो उसमें आपको इस तरह का एडवांटेज जो है वो मिलेगा। तो अगर आप नॉन फाइलर होंगे, नॉन फाइलर की कैटेगरी में होंगे या लेट फाइलर होंगे, तो फिर आपको इस तरह के एडवांटेजेस को डिसएडवांटेजेस का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर अब भी सेल्स टैक्स जो है वो मेरे ख्याल में वहाँ पर चोरी हो रहा है और हुकूमती ख़जाने को नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। लेट्स सपोज आप देख लें कि आप किसी भी शूज़ के शॉप पे चले जाते हैं या आप किसी ब्रांड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक मशीन होती है POS। आप अगर आप वो इनवॉइस देखें तो ऊपर लिखा होता है कि POS, उस पर ₹1 भी आपसे ही लिया जाता है। POS मशीन के हवाले से ₹1 भी वो भी आपसे ही चार्ज किया जाता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल्स की मशीनें इंटीग्रेट नहीं हैं। अच्छा, अगर कहीं है, ये मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अगर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर POS मशीन तो लगी हुई हैं, वो क्या करते हैं कि अगर किसी ने कोई मतलब कि बड़ी तादाद में चीज़ें परचेज़ की हैं या उसकी अमाउंट कुछ ज़्यादा बनी है, तो उस पर वो उसको ऑपरेट नहीं करेंगे। अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी, मतलब किसी ने नूडल्स ले लिए, किसी ने आइसक्रीम ले ली, किसी ने कोई कॉफ़ी ले ली या कोई इस तरह की चीज़ें ले ली, उस पर वो उसको करके अपनी सेल शो करा देते हैं। क्योंकि जब पॉइंट ऑफ POS से मशीन से जब इंटीग्रेट होगा, तो उस दुकान का डाटा डायरेक्ट FBR के पास भी जा रहा होगा कि इन्होंने ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी उनकी जानिब से एक लेटर भी, नोटिफिकेशन भी निकाला गया कि जो सैलून्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं और उसके अलावा जो है वो इनको जो है वो पाबंद किया गया है कि वो अपना एक मशीन उनकी जानिब से दी गई है कि वो उसको जो है वो लगाएं ताकि उनका डाटा भी अब हम तक पहुंच सके। अच्छा, तो ये डोमेन तो FBR की है, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, ठीक है। रेस्टोरेंट सैलून्स वगैरह की जो डोमेन है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जो है वो ठीक है, पहले से ही उन्हीं के पास। चले FBR और दोनों का जरा डोमेन को भी डिफाइन कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम जब रमज़ान में गराम फरोशी के हवाले से भी बात करें तो मेरे जहन से एकदम निकल गया कि वो जो गराम फरोशी है उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अब फाल होंगे, उनकी डोमेन है या पीरा इसको देख रहा है, वो भी जरा देखिए दोनों पीरा की जो हमें चीज़ समझ आई है वो तो है कि आपने इंक्रोचमेंट्स वगैरह और इन चीज़ों, लेकिन उनके स्केड्यूल लॉज में तो ये चीज़ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। देखिए अगर हुकूमत उनको कहेगा तो और भी एजेंसीज है ना जिनका काम है, कुछ ऐसी एजेंसीज भी है जिन्होंने सिर्फ निशानदेही करनी है और उन्होंने जाके मुतलका डिपार्टमेंट को बताना है। ना सिर्फ अवाम की जिम्मेदारी है बल्कि कुछ ऐसी डिपार्टमेंट्स भी जिसको हम इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी हम कहते हैं, हमेशा कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस्ड ही होती है, उन्होंने निशानदेही करनी है। लेकिन हुकूमत ये भी अपील करती है कि लोग भी निशानदेही करें। ठीक है, लोग तो निशानदेही करते हैं लेकिन उस पर कार्रवाइयाँ नहीं होती। तो यही चीज़ें हैं कि अक्सर जब पाकिस्तान में कोई त्यौहार होता है या पाकिस्तान में कोई इस तरह का कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन यूरोप की बात करें या हम अक्सर बाहर की मिसाल क्यों देते हैं, वहाँ पर जब भी उनका कोई त्यौहार होता है तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाती है, उनको ऑफ दिए जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम बहैसियत मुसलमान हम उल्टा चीज़ों को रिवर्स पे लेके चल रहे होते हैं, हम लोगों के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर देते हैं। अब एक गरीब आदमी के लिए रोज़ा रखना, अब एक गरीब आदमी रोज़ा रखेगा तो कहेगा यार अब मैंने एक अच्छी अफ्तारी कैसे करूँगा, एक अच्छी सहरी कैसे करूँगा। एक अच्छी अफ्तारी यही है ना कि यार एक समोसा, एक रोल है या फिर एक आदि खजूर या कोई पानी वगैरह है। बिल्कुल। तो अब गरीब अगर वो एक मुतवसत तबके के लोग अगर उससे भी महरूम रह जाएं तो मैं समझता हूँ कि उसमें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाँ। अच्छा, जैसे अब आपने बताया कि वो असल काम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का ही है, उन्होंने इसको कंट्रोल करना है। मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें कि PRA और FBR की जो हम बात करें तो उनकी पंजाब सेग्रीगेट कर दीजिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो इसी चीज़ को डील करती है, मतलब लाइक रेस्टोरेंट्स को डील करती है, उसके साथ साथ वो सैलून्स वगैरह के उनके पास डाटा होता है, इन चीज़ों का जो रेवेन्यू है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो कलेक्ट करती है। और जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसका काम है टैक्स कलेक्शन करना, मतलब उन्होंने बड़े बड़े जो शॉप्स हैं उससे टैक्स जो है वो कलेक्ट करना है। उसके अलावा उन्होंने कुछ इनके अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होता है जिन्होंने इन्फोर्स भी करना है। आप कस्टम्स को देख लें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही डिपार्टमेंट है कस्टम्स, उन्होंने स्मगलिंग को जो है वो रोकना है। अच्छा, कस्टम्स का काम ऐसा है कि उन्होंने स्मगलिंग को भी रोकना है और टैक्स भी रेवेन्यू भी जनरेट करना है। और जो FBR है, जो रीजनल टैक्स ऑफिस हैं, जो मुख्तलिफ शहरों में आप देखते हैं कि रीजनल टैक्स ऑफिस, इनका काम यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर से जो टैक्स की कलेक्शन है वो करनी। अब रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम
पूरे मुल्क से अब जो डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेज इन्होंने क्लिनिक्स खोले हुए हैं, हमने उनसे भी टैक्स कलेक्ट करना है। मतलब हमें नहीं पता कि एक हॉस्पिटल बना हुआ है और वो कितना कमा रहा है, बिल्कुल, और वो टैक्स बिल्कुल नहीं दे रहा। डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक ओपन करके बैठे हैं लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे, तो अब उनको भी रिडार में जो है वो शामिल किया गया। मार्बल इंडस्ट्री है, उसको भी टैक्स रिडार में शामिल किया जा रहा है। उसके अलावा आप बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखते हैं, लेकिन बहुत इसमें वो जो हम रिटेल सेक्टर को जो बात सुन रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता करके उस टैक्स नेट के अंदर लाने, वही काम किया जा रहा है। वो ताजिद दोस्त स्कीम थी, वो बुरी तरीके से नाकाम हुई थी कि उसमें एक दुकानदार को भी उन्होंने कहा कि हम फिक्स टैक्स उन पर लगाएंगे। हम लाइक जैसे सराफा बाजार है, मतलब वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें, लेकिन वहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है। तो लेकिन वो बुरी तरीके से नाकाम हुई थी। जो उन्होंने ताजिद दोस्त स्कीम एक अनाउंस की थी कि हम ताजरों से भी जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकें, लेकिन वो फिर यकीनी नहीं बन सका। फिर जब इन्होंने कहा हम डॉक्टर्स से भी टैक्स लेंगे, तो फिर डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। तो अभी उसका करंट स्टेटस अभी हमने उसको कंफर्म करना है कि डॉक्टर्स के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे अब वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या डॉक्टर्स उसमें टैक्स देते भी हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर शायद इस टैक्स नेट में आएंगे। टैक्स नेट में आएंगे, अच्छा आपको मुश्किल लग रहा है? वो बहुत मुश्किल। चलें, अभी आप कस्टम्स का जिक्र कर रहे थे, अभी जनवरी में उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, कोई 1 अरब रुपए का, तकरीबन 1 अरब रुपए का माल तहवील में ले लिया। देखें, जनवरी में कस्टम ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें उन्होंने 2 बड़े ऑपरेशन किए हैं। गला मंडी में ग्रैंड ऑपरेशन किया, मशाहिद सेंटर में उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन किया। इसके अलावा खुफिया इत्तलात पर उनकी जानिब से और भी कई मकामात पर जो है वो ऑपरेशन किए गए, जहाँ से इम्पॉर्टेंट गाड़ियाँ तहवील में ली गई, जिसमें जो लग्जरी गाड़ियाँ थी, BMW थी, मर्सिडीज़ थी, इम्पॉर्टेंट सिगरेट्स उनकी जानिब से तहवील में लिए गए। इसके साथ साथ गुटखा पकड़ा गया है और छालियाँ पकड़ी गई हैं और डीजल पकड़ा गया है। उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स तहवील में लिए गए। तो इन तमाम तर कार्रवाइयों में कस्टम ने जनवरी के महीने में सिर्फ 1 अरब रुपए का सामान जो है वो तहवील में लिया। इसी के बरक्स अगर हम साल 2025 के जनवरी के महीने की कार्रवाइयों की बात करें तो 966 मिलियन का सामान जब्त किया गया। इस बार 1 अरब का सामान जब्त किया गया और उससे पिछले साल जनवरी में 2025 में जो है वो 966 मिलियन का सामान तहवील में लिया गया। तो अब इस सामान कर जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ, और जो नीलामी के ज़ुमरे में चीज़ें आएंगी उसको जो है वो कस्टम जो है वो कानूनी कार्रवाई के बाद उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा और वो ओपन नीलामी होगी। कोई भी शहरी जो है वो नीलामी में हिस्सा ले सकता है। वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड उसके हमरा होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ वो परचेज करता था 1/4 उस अमाउंट का। यूजुअली कहाँ पर हो रही होती है नीलामी? कस्टम हाउस में, कस्टम्स हाउस में हो रही होती हैं। अच्छा, अक्सर औक़ात ये कहा जाता है कि यहाँ से, ये मैं ज़ाती तजर्बा आपसे पूछ रहा हूँ, कि नई ख़रीदारी करनी चाहिए, कुछ सामान बेहतर नहीं होता, आपकी इस पे क्या राय है? देखें, इसमें ये होता है कि अगर आप ऑक्शन में हैं और बिड लगा रहे हैं तो आपको सामान नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, वो जो इस हवाले से मज़ीद ज़ैब साहब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे सेल्स टैक्स के हवाले से, इसी के साथ साथ कस्टम्स ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे ज़ुहैब साहब हमें। जी ज़ुहैब, कस्टम्स ने, आपने बताया कि 1 अरब रुपए का माल तहवील में लिया है और उसके बाद अब ड्यू प्रोसेस उसको जो है वो ऑक्शन किया जाएगा। मैं वो समझना चाह रहा था कि आपका ज़ाती तजर्बा क्या है, कि क्या इन ऑक्शन में पार्ट लेना चाहिए? आपने कभी गाड़ी नहीं ली? लेना तो चाह रहे थे आप गाड़ी? नहीं, मैं आई हैव नॉट, मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। आप आई डोंट हैव इनफ मनी, यू वांट टू से दिस? नहीं, पैसे हैं हमारे पास। ओके, ऑन एयर बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, गरम चाय के साथ गरम बातें करनी चाहिए। आज उसमें ये है कि मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उसमें, ना ही मैंने कभी ऑक्शन को बैठ के ज़रा देखा है, ना सुना है। बस ये है कि वहाँ पर पठान हजरात बैठे होते हैं और पठान कभी आपको कुछ चीज़ नहीं देंगे वहाँ पे। वहाँ पर उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ज़ुहैब आप पॉलिटिक्स को भी कवर करते हैं, तो सदर साहब जनूबी पंजाब का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरे की क्या तफसीलात हैं, कब ये दौरा किया जाएगा और जनूबी पंजाब के लिए कितना अहमियत रखता है ये दौरा? देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जनूबी पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं। 14 से 15 तक उनका ये दौरा रहेगा। वो जमालुद्दीन वाली जो हैं वो जाएंगे और सभी गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद साहब के वो मेहमान होंगे। वहाँ पर जो है वो फिर नवाज़ाबाद भी जो है वो जाएंगे, जहाँ पर MPA चांग साहब हैं, वहाँ पर उनके पास जाएंगे, फातिहा के लिए जाएंगे वहाँ पर। उसके अलावा जो है वो विहाड़ी भी जाएंगे, लियाकतपुर भी जो है वो जाएंगे।
तो जरदारी साहब का ये दौरा जो है वो अहमियत का हामिल भी है, और वो जमालदीन वाली में जो है वो जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे, और ख़ासकर बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से जो है ये दौरा उनका बहुत अहमियत का हामिल भी है। तो बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से भी जो है वो बातचीत होगी। देखें, पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो सिंध के बाद जनूबी पंजाब उनका दूसरा घर जो है वो समझा जाता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हाँ, तो यहाँ पर मुल्तान में देखें ना कि पीपल्स पार्टी के बाद 10 सीटें भी जो हैं वो मौजूद है। तो ये दौरा जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का अहमियत का हामिल भी है। बहुत अरसे के बाद जरदारी साहब जो है वो साउथ पंजाब में आ रहे हैं, तो वो बिहाड़ी भी जाएंगे और वहाँ पर भी कारकुनों से भी मुलाकातें करेंगे। उसके बाद जो है वो मुल्तान आएंगे। मुल्तान में उनकी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होगी, उनका जो खसूसी त्यारा है वो मुल्तान में मौजूद होगा। तो वो बिहाड़ी से मुल्तान आएंगे और फिर यहीं से जो है वो फिर बजरिया अपने खसूसी त्यारे के जरिए जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। कुछ दिन पहले पिछले प्रोग्राम में हमने यही सियासी जो तोड़ के हवाले से गुफ्तगू की थी, और एक जो रहनुमा थे वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार हमने की वो थी। PP 214 में बात की थी कि मलिक मंजूर डुमरा साहब के हाँ उनका जो वर्क है, उस हल्के में जो वर्क है वो खिदमत करना जानते हैं और वो खिदमत कर भी रहे हैं वहाँ पर। तो वो अपनी खिदमत के बिलबोते पर जो है वो लोग उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको टिकट देगी तो पीपल्स पार्टी को वहाँ पर एक अच्छा खासा उनको एडवांटेज। अच्छा, अभी तक उनको टिकट मिला नहीं है पीपल्स मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को अब क्लियर कर देना चाहिए कि PP 214 में किसको टिकट देने जा रहे हैं। अब टाइम है ताकि जो उम्मीदवार है उसको खुल के मौका मिल सके, वो काम कर सके। देखिए, 2 उम्मीदवार हैं, एक बैरिस्टर मुदस्सिर नकवी साहब है जो कि साबिक सूबाई वज़ीर नाज़िम शाह के साहबजादे हैं, और दूसरी तरफ मलिक मंजूर डुमरा साहब हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जब सैलाब आया था तो यहाँ पर गिलानी डुमरा एक कैंप लगा था, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अगर किसी ऐसे कैंप में गए तो वो गिलानी डुमरा कैंप था जो कि मलिक मंजूर डुमरा साहब की जानिब से बनाया गया था। तो वो मुजफ्फरगढ़ गए, मुजफ्फरगढ़ के बाद वो यहाँ इस कैंप पर आए थे। तो ये वो मतलब वो किसी सरकारी कैंप में नहीं गए, वो इस कैंप में आए यहाँ। अच्छा, मैं यही तो इंतजामात से भी वो काफ़ी खुश हुए थे। तो मैं समझता हूँ, आप इसको सेकंड करेंगे कि अब उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि अपनी डायरेक्शन बना देनी चाहिए उनको कि ये हमारा कैंडिडेट है, आपने इसको सपोर्ट करना है, ताकि वो चाहे बैरिस्टर हो साहब हो या फिर मलिक मंजूर डुमरा साहब हो, ताकि वो अपना काम कर सके। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरह इन लोगों के अंदर थोड़ा सा चल रहा है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, इसी तरह दीगर क्या लोग भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, क्योंकि बहरहाल एक पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। देखें, अभी तक उस एरिया में आप देखें ना, वो NA 148 का हल्का है। NA 148 एक बड़ा आपके मुल्क में एक अहमियत का हामिल हल्का रखता है। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन लड़ा हुआ इस हल्के में। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये बड़ा फेवरेट हल्का है, वो यहीं से ये लड़के स्पीकर भी बने, इसी हल्के से लड़के वो वज़ीर आज़म भी बने, वज़ीर भी बने, और अब चेयरमैन सेनेट भी इसी हल्के से वो जीते। उसके बाद उन्होंने विथड्रॉ किया, वो सेनेट में चले गए। उनके बेटे हैं यहाँ पर अली कासिम गिलानी, वो अब इलेक्शन लड़े। तो उन्हीं के नीचे जो 2 है PP 213 और PP 214, 2 सूबाई हल्के होते हैं एक नेशनल असेंबली। बिल्कुल। तो एक जो है PP 213 में वो तो अली हैदर गिलानी साहब जो है वो जीत गए, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटियाँ। दूसरी जाने PP 214 जहाँ पर बैरिस्टर वसीम खान बादुजई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पर जीते हुए। तो अब पीपल्स पार्टी को अगर अपने ये मैदान मारना है तो उनको अब मेरी ये राय है कि उनको अब क्लियर कर देना चाहिए कि दिस इज़ आवर कैंडिडेट, ये हमारा कैंडिडेट है, आप इनको सपोर्ट करें, वोट करें, और जो मुखालिफ होगा उसको फिर उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको ये नहीं, अगर यहाँ पर फैसला ना होगा तो मेरे ख्याल में एक आधा तो कैंडिडेट शायद आज़ाद भी चला जाए। अच्छा, ये अब आप अंदर की खबर है। हाँ, ये अब अंदर की खबर। अच्छा ज़ोहैब साहब, मुझे ज़रा बताइए कि अब ये इलेक्शंस होने कब जा रहे हैं, जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाएंगे फरवरी तक, मार्च तक, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह की डेट भी नहीं है हमारे पास सामने आई। देखें, रिसेंटली 2 दिन पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी रिगार्डिंग दिस इलेक्शन के बल्दियात के इंतखाबात होने चाहिए। और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बल्दियात के इंतखाबात पूरे मुल्क में एक ही वक्त में होने चाहिए, ना कि पंजाब में इस टाइम हो, KPK में इस टाइम हो, बलूचिस्तान में इस टाइम हो, और सिंध में इस टाइम हो। पूरे पाकिस्तान में एक ही टाइम में ये बल्दियात के इंतखाबात जो है होने चाहिए। तो लेट्स सी के अब, लेकिन जो अब आसिफ अली जरदारी साहब का ये दौरा है, ये भी टोटली बेस इसी चीज़ पे कर रहा है कि उन्होंने भी कारकुनों को यही कहना है कि आप बल्दियात के इंतखाबात पर फोकस करें। तो मुमकिन तौर पे
कि ये बल्दियात के इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए, और ये बल्दियात के इंतखाबात बहुत ज़रूरी भी हैं कि जो आपके जो निचला एरिया के जो इश्यूज होते हैं, जो डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं, वो इसी से कनेक्टेड है। ग्राउंड के जो इश्यूज होते हैं वो हमेशा बल्दियात ही उसको देखता है, क्योंकि एमएनए का काम जो ये थोड़ी है कि उसने एमएनए का काम तो लेजिस्लेशन है, उसका कौमी असेंबली में, कानून साज असेंबली में कानूनी बनाना है ना। उसका काम ये थोड़ी है कि मेरे इलाके में जो सीवरेज खराब है या रोड का इशू है, बेशक उसको फंड मिलते हैं, लेकिन वो काम तो उसके होते। तो बल्दियाती इंतखाबात होने से बहुत से अहम मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे, और ये लोगों के लिए भी बड़ा एक उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये इलेक्शंस होंगे ताकि लोगों की जो मुश्किलात है उसमें कमी आ सके। क्योंकि आप इंडस्ट्री को भी कवर करते हैं, तो पावर लूम इंडस्ट्री के हवाले से ज़रा बताइए कि वो जो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, ये जो नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी लाई जा रही है, लेकिन ये तो पुराने सार्फिन के लिए तो नहीं है, जो नए आने वाले सार्फिन हैं उनके लिए, और कब से इसका इलाक होगा? देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छी खबर है कि उस चीज़ का नोटिस ले लिया। अच्छा, ले लिया? हाँ, उस चीज़ का नोटिस ले लिया है, और उसमें ये है कि उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है मिनिस्टर साहब से कि बताएं कि ये तो आपने बड़ी ज़्यादती कर दी है। क्योंकि आप पहले तो लोगों को आपने लगा दिया कि सोलर पर कि सोलर लें और हमें बिजली भेजें, और जब आपके पास बिजली वाफिर मिकदार में आ गई या आपसे संभलन नहीं गई चीज़ें, तो आपने कह दिया अब हमारे पास बिजली वाफिर मिकदार में है, तो हम सानू तो लोड नहीं है। यही बात कहते हैं। मेरे साहब तो कह रहे हैं कि मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा, वो लोग जो ग्रिड जो सोलर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए बिजली महंगी होती जा रही है, तो हमें कुछ ना कुछ देखिए उनके हल निकालना है। होती जा रही है। अब आपने हम पावर लूम इंडस्ट्री की बात की ना, मैं कल ही उनके मरकजी सदर के पास मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लूम इंडस्ट्री के जो मालकान थे, उन्होंने अपने बेगमात के जेवरात, उन्होंने ज़मीनें फरोख्त करके ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया। बिल्कुल, कोई हज़ारों की तो गेम नहीं है ना, लाखों की गेम। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री जिसकी बड़ी होगी तो उसका एक बड़ा सेटअप लगेगा। हाँ। इन्वर्टर ही आप देख लें कि 6-7 लाख रुपए के तो खाली एक इन्वर्टर है। और यही इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ही कि उनके पास चीप इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन महंगी हो जाती है। कि रीजन में देखें, आप इंडिया में देखें, चाइना में देखें कंपैरेटिवली, तो वहाँ बिजली बहुत सस्ती है। पाकिस्तान में तो बिजली बहुत महंगी है, तो हमारा यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो यही सूरत हाल है कि बिजली का सस्ती होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट सर्वाइव कर सकेगा। अगर यही चीज़ें महंगी रहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडस्ट्रियलिस्ट की मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी सी सियासत के ऊपर, और समझने की कोशिश कर रहे थे कि कब तक ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं हो जाएंगे, और ज़ुहैब साहब ने बड़ी अंदर की खबरें भी आपके साथ शेयर की। नाज़रीन, अब ज़रा उर्स पे चलते हैं। मूसा पार्क जो है उनका उर्स है, बड़ा सालाना उर्स है, बहुत से ज़ायरीन आते हैं, बड़ी अकीदत के साथ आते हैं। उनकी तफसीलात जान लेते हैं। जी ज़ुहैब साहब, तफसीलात से ज़रा आगाह कीजिएगा कि कब स्टार्ट हो रहा है उर्स? देखिए, आज उसका तीसरा और आखिरी। अच्छा, आपने शुरू करा दिया। मैं ज़रा इस चीज़ से अच्छा जी, उसका जो है वो आज तीसरा और आखिरी रोज़ है, और दरबार मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स जो है वो शुरू होता है, और लोग जो हैं वो आते हैं, और ज़ायरीन भी जो है वो एक बड़ी तादाद में जो है वो उर्स पर शरीक होती हैं, और मन्नतें और मुरादें मांगे जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है वो सिंध से लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आती है। बुनियादी तौर पर हम ज़रा इसको डिस्कस इसलिए करने चाह रहे थे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं सालाना उर्स में, तो इंतज़ामिया की कारकर्दगी पे देखिए, पहले रोज़ जो हुई है दरबार को गुस्ल दिया गया, दूसरे रोज़ चादर पोश की गई, आज महफिल नात का इनकाद होगा, मुख्तलिफ जो मजहबी उलमा अकराम है, जो मशाइख हैं, वो आके खिताब करेंगे। जो ज़्यादा नशीन है दरबार मूसा पाक के सैयद अबुल हसन गिलानी साहब, वो भी जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे, दुआ करेंगे। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब क्योंकि मुल्क से बाहर है तो वो शरीक नहीं हो सकेंगे, तो उनके जो भाई हैं अहमद मुश्तबा गिलानी साहब, वो आज उसमें जो है वो शरीक होंगे। तो दोपहर 2 बजे के करीब जो है इसकी इंतज़ामी दुआ भी जो है वो वहाँ पर होगी। इंतज़ामिया की कारकर्दगी को क्योंकि आपने कवर भी किया, इसके ऊपर रिपोर्ट भी किया, उसको किस तरह आप रेट करेंगे? ठीक थी, सेटिस्फैक्ट्री थी, या आपको लगता है कि कहीं पर लैप्सेस मौजूद थे, उसको बेहतर किया जा सकता था? देखिए, इंतज़ामिया तो हमेशा कोशिश रहती है कि चीज़ों को हम बेहतर करें, सब ओके की रिपोर्ट हो,
लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि कहीं पर कोताही हो जाती है, कहीं पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी हो जाता है। तो इंतज़ामिया तो हमेशा से जो है वो हर चीज़ को बेहतर करने की कोशिशों में लगी रहती है। आज कमिश्नर साहब जा रहे हैं ब्रांड रोड को के इनॉग्रेशन के हवाले से, उसको उसकी उनकी तोसी हो रही है। तो आज वो जा रहे हैं वहाँ पर, उसका भी ये इफ्तिताह है तकरीबन अभी कुछ ही लम्हों के बाद। तो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं शहर के। ये क्रेडिट तो जाता है जी आमिर करीम खान साहब को कि उन्होंने शहर को संवारने के लिए अभी पिछले दिन सारे ब्यूरोक्रेट्स को जी उधर बुलाया हुआ था उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में, और उनसे बड़ी तकरीब से खिताब भी किया उन्होंने, और उनको बड़े तंबीह भी की कि काम करना है आप लोगों ने। हाँ, तो वो इसी तरीके कल भी वो एक तकरीब में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तकरीब में लेट आने का मकसद जो है वो यही है कि सीएम साहिबा ने जो है वो हमारी एक मीटिंग ली हुई थी। वो मीटिंग सिर्फ सुथरा पंजाब के हवाले से थी कि सुथरा पंजाब को पर हमने किस तरह काम चले करना अब हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन सुथरा पंजाब की कारकर्दगी के गौहर साहब तो बड़े नाला नज़र आते हैं मुल्तान की कारकर्दगी के हवाले से। आप ज़रा बताइएगा कि आपको सही लग रही है सुथरा पंजाब की कारकर्दगी? देखिए, कहीं पर काम हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। तो असल में एक चीज़ इंतज़ामिया की ये भी ठीक है कि हमने जो कंटेनर्स रखे हुए हैं, तो हमने देखते हैं कि कंटेनर्स के बाहर लोग गंद फेंक के चले जाते हैं। तो इस मिजाज को हम तो चेंज नहीं कर सकते ना। लोगों के इस रवैये को कैसे चेंज किया जा लोगों सकता के है? इस रवैये को कैसे तब्दील किया जा सकता है? नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। आपकी पहले तो ये मैं पूछूं आपकी तबीयत कैसी है? का मसला था जी जनाब, बहुत शुक्रिया जी शकूर साहब, तबीयत कुछ बेहतर हो रही है। हमारे जो रिपोर्टर जोहेब भारत साहब तशरीफ रखते हैं और वो बहुत सारसा जायजा मुख्तलिफ अमूर का ले रहे हैं जी। तो इस सिलसिले में जो उन्होंने अभी गवर्नमेंट का इकदाम हुआ है सोलर के हवाले से, जी ये मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जितनी मार्केट्स में होल सेलर्स हैं वो फैक्ट्री चलाते हैं या लाहौर से या जहाँ भी इंडस्ट्री है, तो आगे लोगों को इंस्टॉलमेंट में देते हैं, तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो बहुत महंगा है। जैसे आप कह रहे हैं कि आप यकीन करें मेरे अपने घर में जब सोलर नहीं है और ना बिजली आप अफोर्ड कर सकते हैं ना हम सोलर अफोर्ड कर सकते हैं, की भरमार है। हमें समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट ये 25 करोड़ आवाम के लिए कैसी पॉलिसी बनाती है जो कॉन्सेप्ट नहीं रहती। हर 6 माह बाद, हर 1 साल बाद एक पॉलिसी चेंज हो जाती है, और इसलिए आपकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आ रही है। बिल्कुल, आपकी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। तो रोटी चैनल इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रहा है कि इनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस किया जाए। जो आपको इलेक्ट्रिक की जितनी मसनूआत हैं बहुत महंगे दाम दे रहे हैं, अब इंस्टॉलमेंट में भी दे रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए ना कि क्या रेट्स हैं और किस तरह आवाम को लूटा जा रहा है। इस तरह आपकी मेडिसिन है वो आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। तो ये जब चीजें आपका मिक्सर प्ले करेगा, एक किसी भी मुल्क में जब पॉलिसियां इस तरह बनती हैं तो उससे पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता। उसका ये जो आपका बिजनेसमैन है इतना मार्जिन रख लेता है, इतना महंगा कर देता है, तो वो की पहुंच से दूर हो जाता है। ठीक है जी शकूर साहब, इसी हवाले से जान लेते हैं ज़ोएब साहब से कि इस ये जो गराम फरोशी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, इसका कला कमा किस तरह किया जा सकता है। जी ज़ोएब साहब पूछना चाह रहे हैं कि एक तो वो शख्स है जिसने सोलर लगवाया हुआ है, नेट मीटरिंग करवा रहा है और उसके लिए तो पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसको चेंज भी किया जा रहा है, रेट्स कम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो सार्फिन जो सोलर पैनल अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके घर पर सोलर पैनल नहीं लगा हुआ, और वो मार्केट में जब जाते हैं तो बड़ा महंगा मिलता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो होलसेल का कारोबार कर रहे हैं, वो जो किस्तों पे भी देते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये तो पब्लिक के अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कहाँ से चीज़ों को जो है वो परचेज़ करते हैं। देखिए, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो फिर उन्हीं जगहों से लेगा कि जो कि आपको मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं। देखिए, इंस्टॉलमेंट का काम तो यही है, उसने भी तो वहीं से ही कमाना है ना। इंस्टॉलमेंट पे वो क्यों देगा? वो इस वजह से लेगा कि उसे कुछ मार्जिन वहाँ से मिलेगा। या तो आप कैश पे ले लें या तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले लें। तो वो देखें, उसका तो काम यही है, उसका तो ये बिज़नेस है कि उसने अगर इंस्टॉलमेंट पे अगर चीज़ लेनी है तो उसने मुनाफा या मार्जिन वहीं से लेना है। तो हम उसको गलत या ठीक कैसे कह सकते हैं? इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, सोलर पावर में जाना चाहिए, लगवाना चाहिए? आई थिंक जब तक पॉलिसी थोड़ी सी फाइनल नहीं हो जाती। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है उस चीज़ का। देखिए, सैकड़ों लोगों ने लगाया, लाखों की तादाद में लोगों ने सोलर लगवाए। अच्छा, अमीर लोग तो पहले से ही सोलर पे काम कर रहे हैं,
ये तो अब जो सोलर पे आई, ये तो वो तबका आया ना जो जो अब तकरीबन डस रहा था, महंगी बिजली में डस रहा था। वज़ीर आज़म साहब जब चीफ मिनिस्टर भी थे तब भी काफ़ी उनकी तो काफ़ी कोशिशें हैं कि सोलर पावर की तरफ जाया जाए, बड़ी मेहनत की है उन्हें इस हवाले से। और अगर अब इस तरह की पॉलिसीज़ आती हैं जिसमें हुकूमत की तरफ से वादा किया गया था कि आपको एक सर्टेन रेट पे हम बिजली खरीदेंगे, उसको कम किया जाता है, तो फिर इसके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। बड़ा खुशाइंद है कि नोटिस ले लिया गया। बिल्कुल, ये कल ही क्योंकि लोगों ने एहतजाज किया, सोशल मीडिया पर एहतजाज किया, लोगों का जो रिएक्शन आया, ना सिर्फ जो लोगों का रिएक्शन आया बल्कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया है। क्योंकि अगर यही पॉलिसी रही, मतलब कि आप 11 रुपए की हमसे ले रहे हैं बिजली, तो ये तो मतलब आप पहले ये था ना कि हुकूमत अगर फ़ायदा नहीं दे सकती तो किसी का नुकसान भी तो जो है वो ना होने दें। तो मतलब अगर लोगों का ज़ीरो बिल आ ही रहा था, ज़ीरो बिल आ रहा था ना, बिल्कुल, तो उसमें क्या जाता था हुकूमत का। तो अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जैसे आप बात कर रहे हैं, जनाब भी बात कर रहे थे, हमारे कॉलर भी, के लोग लोन लेके सोलर की तरफ आ रहे हैं ताकि वो जो बिजली के बिल हैं उससे छुटकारा पाया जा सके। अब फिर वो गर्मियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर आप देखेंगे लोड शेडिंग होगी और फिर दूसरे मामला शुरू हो जाएंगे और फिर मामला ऐसे शुरू होते रहेंगे। लोग फिर क्योंकि अपने आप को गर्मी से भी बचाना है और लोगों ने जो एसी वगैरह लगाया उसको भी चलाना है, तो जाहिर सी बात है लोगों ने चीज़ों को फैसिलिटेट। अच्छा, ये अभी उन लोगों के लिए है जो नेट मीटरिंग कर रहे हैं, वो लोग जो बिल्कुल ग्रिड का हिस्सा ही नहीं है, जो खुद बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, रात को फिर अपना जनरेटर चलाते हैं, वो इससे अलग हैं, वो खुद मुख्तार होते जा रहे हैं। वो खुद मुख्तार होते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जहाँ हम ग्राम फरोशी की बात करें वहीं पर ज़रा माह रमज़ान क्योंकि आने वाला है, हमने सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की। LPG गैस के जो सिलेंडर्स हैं वो भी महंगे होते जा रहे हैं, इसकी क्या तफसीलात है? इसको भी कम किया जाएगा या आपको लगता है कि अभी चीज़ें बस इसकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करेंगी, मर्जी की बात कर लें? देखिए, मैंने रिसेंटली इस चीज़ को ब्रेक किया था कि जो LPG की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। 226.5 पैसे LPG की फ़ी किलो जो सरकार ने दिया हुआ, बिल्कुल। और आपकी मार्केट में कितने रुपए का फरोख्त हो रहा है? 100 रुपए इजाफे के बाद 330 रुपए तक मार्केट में फरोख्त हो रहा है। तो घरेलू सिलेंडर जो है वो भी उसकी भी कोई कीमत है 2667 रुपये और वो भी 3000 के लगभग घरेलू। ये जो अच्छा, इसमें मैं ज़रा समझना चाहूँगा कि ये जो रजिस्टर्ड हमारे डीलर्स होते हैं वो भी इतने का सिलेंडर बेच रहे हैं, क्योंकि डिकेंटिंग वाला तो है ही इलीगल ना, वो तो एक चीज़ है ही गैर कानूनी, वो तो जितनी मर्जी पे आपको गैस बेचे। देखिए, ये सब एक ही उस पर चल रहा है, कोई मतलब कि मुझे मार्केट का रेट होता है कि उन सब ने एक ही रेट पे जो है वो इसको फरोख्त करना है। लेकिन फिर हमने जब ये खबर ब्रेक की, रक्षा ड्राइवर भी काफ़ी परेशान थे। वो हमने जब सार्फिन से बात की, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल जब शहरी हम करते थे तो हमें गैस नहीं मिलती थी, तो हमें फिर शहरी तो जाहिर सी बात है रोज़ा तो रखना ही रखना है भाई, एक महीना ही आता है ना मुकद्दस महीना, उससे भी महरूम हो जाए तो फिर क्या रहेगा पीछे। तो फिर वो महंगे सिलेंडर की जानिब आ जाते हैं। जब महंगा सिलेंडर आता है तो फिर देखिए ना उनके लिए मुश्किलात किस तरह खड़ी हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि कल DC साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया और उन्होंने प्राइस मजिस्ट्रेट जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये हदायत की कि वो इस पर जो है वो कार्रवाइयाँ करें और जो ग्राम फरोश हैं जो खुद साख्ता महंगाई करके बैठे हैं, लोगों को से रिलीफ जो है वो खींच रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो करनी चाहिए। तो वो अब देखते हैं कि लेट्स सी के वो कार्रवाइयाँ। आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, अब ये कागजी कार्रवाइयाँ हैं, सिर्फ बयान हैं या वाकई आपको पहले लगता भी है आपको बताया ना कि अगर वो 5000 या 10,000 का जुर्माना करता है तो इनके पास FIR देने का भी तो इख्तियार है, वो जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं? बिल्कुल है, नहीं करते। अगर ऊपर से सख्ती ज़्यादा आ जाए तो फिर 1-2 FIR लॉन्च कर दी जाती हैं। अदरवाइज हालांकि पहले तो ये होता है ना कि आपने पहले उस फुर्सत में वार्निंग देनी है। अच्छा जी, वार्निंग दे दी, आपने फ़ाइन भी कर लिया, उसके बाद आप अगर दोबारा से वो खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जो है वो उनके खिलाफ ना सिर्फ उसकी दुकान को सील करना है बल्कि उसके खिलाफ FIR का इंतजाम भी करना है। उसके खिलाफ FIR भी देनी है। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग ज़रा एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि रमज़ान के लिए किस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ब्रेक में हमें नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनकी लाइफ किसी एक फ़िल्मी कहानी से कम नहीं लगती। मुतवस्सित घर से उठना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, कामयाबी देखना, नाकामियों के साथ नाकामी देखना, फिर उठ खड़े होना।
मैं बात कर रहा हूँ शहजाद डोगर साहब की, जो कि एक फेमस कार एक्सपर्ट हैं, बिजनेस ओनर हैं। अब इनका तारुफ किस तरह कराना है ये इन्हीं से पूछ लेंगे कि इनको इंटरनेट पर्सनालिटी कहना है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहना है, या एक कार एक्सपर्ट कहना है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम इनसे कार्स के हवाले से बात करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे वो यूथ जो कि डिसइल्यूजन्ड हो चुकी है, जो कि उम्मीद हार चुकी है कि अब इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तो उसके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तफसील से इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर आपका शुक्रिया, आपने हमें इतनी इज्जत दी। जनाब लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ, आपकी पूरी हमें ज़रा तफसील से बताइएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना। हम जैसी जो यूथ है वो आप लेकी जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो हमारे लिए एक मशअल राह होती हैं, हम लोग सीखते हैं वहाँ से। जी बिल्कुल इस तरह ही जी कि मैं तो बहुत तुहानू पता है कि नीचों थले ऊपर आया, बहुत बहुत ग्राउंड। अज एक बंदे को मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी, मैं कहना साइकिल भी नहीं सी है, अज अल्लाह ने रेंज रोवरों का मालक बनाता, अल्लाह जिसको दे। हाँ जी। और मेहनत की और ईमानदारी ना काम किया, शुरू तो बड़ी मेहनत की है। मिलों च काम किया है, चाय वाली दुकान बनाई रखी है, टैक्सी चलाई है, PTCL च काम किया, मैं कोई काम छड्डिया ही नहीं, बड़ी मेहनत की है। और शुरू तो लगे रहे हैं, बस अल्लाह ने पहुँचाता। अच्छा शहजाद साहब, कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरी जर्नी में आपने, जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत ग्राउंड से स्टार्ट किया है, मेहनत बहुत ज़्यादा की है, नाकामियाँ बहुत ज़्यादा देखी होंगी जी, और उससे फिर किस तरह हमने मुकाबला करना होता है, दोबारा खड़े होने की हिम्मत कैसे आती है? बस हिम्मत नहीं आ रहे। एक तो सब तो पहली गल है कि मैं अपने वालिद साहब के नाल टाइम बहुत गुजारिया, जिहड़ी मेरी सब तो बड़ी कामयाबी है। कि देखो वालदैन जिहड़े ने ना, वो तुहाडे तो 20 साल पहले 30 साल पहले दुनिया के उत्ते आए ने। बिल्कुल। और उन्होंने दुनिया ते उन्होंने पता जो उन्होंने तजर्बा है ना दुनिया ते जीन का, वो तुहानू नहीं हैगा। अजकल के बच्चे जिहड़े समझते हैं मैं 10 साल का 12 साल का हो गया, तो आंदे ने वालिदैन नूं काहदा पता। मेरे वालिद साहब मेरे नाल रहे ने, मैं अपने वालिद साहब नाल मैं कारोबार जिहड़ा भी कीता है ना, जिहड़ा भी कीता है, मैं 8 साल का सा जब मैं अपने वालिद साहब के नाल जाना शुरू करता। मैं कहना मेरी कामयाबी है कि मैं अपने वालिद साहब के नाल 8 साल का जब मेहनत शुरू कर दी, और अल्लाह ने फिर आहिस्ता आहिस्ता मैनू कामयाब किया कि मैं गलत सोसाइटी च नहीं बैठा। अच्छा जनाब, अक्सर औकात लोग आपसे ये सवाल भी करते होंगे कि अब आपका तारुफ किस तरह कराना था। मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हर डोमेन में जी आपने झंडे गाड़े हुए हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एक फेमस इंटरनेट पर्सनालिटी भी हैं, आप एक पॉलिटिक्स की तरफ भी अब जा रहे हैं। तो ज़रा बताइएगा कि अगर आपका कभी तारुफ कराना हो तो किस तरह आपको तारुफ कराया जाए? सर देखें, पहले तो गल तो मैं बिजनेसमैन हाँ, ठीक है, मैं तो कमांगा यही बेहतर है। वो अलग गल है कि मैनू फेम जिहड़ा है वो टिकटॉक तो मिले, फेसबुक तो मिले, सोशल मीडिया की वजह तो मिले, लेकिन जिहड़ा मैं पहले तो मैं कारोबारी हाँ, अपने कारोबार में मैं प्रमोट किया है सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि फ़ेम मुझे कारोबार करने के बाद मिला, एक तो ये बताइएगा कि वो इनिशियल आइडिया कि गाड़ियाँ इस तरह बेचनी है, मैंने बोलियाँ लगा के बेचनी है, वो कैसे आया? अल्लाह ताला की तरफ से आया, या आपने तजर्बे से अपने सीखा कि यार इस तरह भी गाड़ी बेची जा सकती है? असल में जिन्नी देर नुकसान ना हो उन्नी देर जांच नहीं आती। साइकिल तो डिगी है ना, तो जांच नहीं आती, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल। नुकसान अपना कर करके शुरू तो अपना नुकसान करके मैं खुश होना कि सीखण का मौका मिल रहा है। सीखण का मौका देखो, दुनिया के उत्ते अगर तुहाडा कोई नुकसान होंदा है, भी कोई कई बंदे ना हिम्मत हार जाते हैं, मैं जिहड़ा काम करना मेरा नुकसान होंदा, जिहड़ा नुकसान होंदा ना वही तो तुहानू फायदा होंदा। अल्लाह ताला की तरफों सारा कुछ होंदा है, और जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। बड़े नुकसान किए ने, और नुकसान करके सीखिया, सीख के लोगों को भी सिखाया। मैं शुरू तो मेरी वीडियो चलदियां सन मोटिवेट वीडियो, मैं गड्डी के बारे च लोगों को दसना सा, गड्डी लैन का तरीका दसदा सा, गड्डी वेचन का तरीका दसना सा, कि जिन्होंने लोगों नाल कई लोग ऐसे ने बेचारे जिहड़े मेरी वीडियो वेख के बच जाते सी, लोगों नाल फराड होने तो बच जाता सी। जिस तरह तुहानू पता है ऑनलाइन गड्डियां सेल होंदियां ने, ओला स्पार्क व्हील वगैरह ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਤਫਸੀਲਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਭੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ, ਕੋਈ 50,000 ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 0 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਢਾਈ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। कार डीलर तो गाड़ी लेने का फ़ायदा एक तो एक्सीडेंट नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होती। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग ज़रा स्ट्रगल्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और आज की हमारी जो यूथ है वो एक नाकामी मिलती है तो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि अब हमने दोबारा खड़े कैसे होना है, और हिम्मत हार जाते हैं, फिर अपनी फील्ड को चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो डोगर साहब से मैं यही पूछ रहा था कि अगर नाकामी आती है तो उससे दोबारा खड़ा किस तरह होना है, कि जनाब जैसे आप कह रहे थे कि नाकामियों से ही इंसान सीखता है, और फिर वो उसी गलतियों से मैंने सीखा और आज मैं इतना बड़ा नाम बना। तो कितना ज़रूरी है जी आज की हमारी यूथ को, ज़रा कोई सबक दीजिएगा कि इन्हीं नाकामियों से ही हमने सीखना है। बिल्कुल जी, ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, मैं दिल नहीं ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। अच्छा, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਈਡੀਏ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਈਡੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ कि जो थोड़ा जिहा मट्ठा पवे तो नाल ही दूसरा चौक स्टार्ट कर। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि मैंने साथ साथ आपने कुछ और देखते रहना है, हमारे मुल्क में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? अब हमारे जो यूथ है, जो जेन ज़ी है, वो तो बड़ा घबरा गई है, वो कहते हैं हम लोगों ने इस मुल्क से बाहर जाना है, वहाँ पर अब हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर अब कुछ नहीं रखा, ऐसा ही है? सर यही तो बेवकूफ़ी है, बाहर कुछ नहीं है। साडे मुल्क दे विच जिन्ना कारोबार है ना, सिर्फ लोग इत्थे करदे नहीं, बाहर जाके करते हैं। इत्थे कहंदे ने माड़ा काम नहीं करना, इत्थे जिहड़ा एक गल करने आ, फ्रूट वाली दुकान ही बना लो, फ्रूट वाली दुकान बना लो, ना जूस कार्नर ला लो, कि थोड़ा काम है, अगर अच्छा काम करो थोड़ा काम है। अगर तुसी बाहर जाके लोग बड़ा बड़ा माड़ा काम भी करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कोई वेख नहीं, इत्थे कहंदे लै मैं हुण फ्रूट वाली दुकान लावां, बेइज्जती महसूस करते हैं। ये जी इंसल्ट फील करते हैं, यही इन्होंने कामयाब अनाप बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। अच्छा चलें, हमारी यूथ के लिए आप क्योंकि एक बिजनेसमैन है, कोई 5 से 6 अपॉर्चुनिटी ज़रा बताइएगा कि जहाँ पर मार्केट है और वहाँ पर अगर आप उसको टैप करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप एक अच्छा नाम बना सकते हैं अपने लिए। देखो अज मैं, मेरा एक शौक है, मैं कहना पेट्रोल पंप लैके ना ठेके ते चलाओ, ठेके ते लैके ईमानदारी नाल, ठीक, ईमानदारी नाल चलाओ, ये वर्गा भी बिजनेस को नहीं है। अच्छा, बेईमानी ना करो, ईमानदारी दे नाल पूरा, नाप तोल च कमी ना करो। सब तो पहली गल तो भी झूठ छड़ दो, झूठ ना बोलो। ये लोग झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं फिर कारोबार ही नहीं होता झूठ नहीं बोलेंगे तो मुनाफा कैसे कमाएंगे। झूठ बोलन नाल कारोबार तो कर लेंदे, लेकिन उहदे च बरकत नहीं पैंदी, बरकत नहीं पैंदी, बरकत उड़ जाती। और जिहड़ी चीज़ तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया वही लोग करते हैं, तो फिर कामयाब किवें होण। तो अल्लाह ने भी जो मना फरमाया है कि तुसी झूठ नहीं बोलना, नाप तोल च कमी नहीं करनी, तो फिर तुसी किवें कामयाब होवोगे। ये वही काम करते हैं। कई ऐसे पेट्रोल पंप ने कि जिहड़े चल रहे हैं, जिहड़े नाप तोल च कमी नहीं करते, पूरा तोलते हैं। पैमाना जिन्हां दा पूरा, जाके वेखो अज भी लाइन च लग के तुहानूं पेट्रोल पवाना पेगा उत्थे। अज हुण मैं तुहानूं दसना कि इत्थे एक पेट्रोल पंप नवां बनिया आरामको, इत्थे जाईदा लाहौर नूं ते लैफ्ट साइड ते आंदा है, मुल्तान तो जाइए ना लाहौर नूं आरामको दा पंप है। मैं हिसाब ला लो कि मैं गड्डी अपनी रेंज रोवर च पेट्रोल पवाना हाई ऑक्टेन, किसी होर पंप तो पवाना तो हाई ऑक्टेन, आरामको तो पवावां तो मैं सुपर पवाना। अच्छा, ਉਹਦਾ ਸੁਪਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਰੇਂਜ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਓ ਤਾਂ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ।
ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਪ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਨਾ। ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। कोई भी कारोबार, कपड़े का कारोबार कर लो, बड़ा कारोबार। जो भी कारोबार करना है हमने उसमें मेहनत करनी है और उसमें ऑनेस्टी से काम करना है, धोखेबाजी में नहीं पड़ना। और ये जो हमारे यहाँ एक बड़ी चीज़ वायरल होती जा रही है ना कि अब कि झूठ बोल के ही कारोबार होगा वरना हम मुनाफा ही नहीं कमा सकते, इससे इज्तनाब करना है। ऐन हमारा दीन है। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग डोगर साहब से डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह के कारोबार में हमें जाना चाहिए और क्या हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं या नहीं है। अब ज़रा जो इनका अपना कारोबार है उसकी तरफ आ जाते हैं। जनाब, गाड़ियों के कारोबार में बताइएगा कि आपने तो इसमें कदम रखा, अपना मुनाफा भी कमाया, एक नाम भी पैदा किया। इस वक्त क्या गाड़ियों के कारोबार में अपॉर्चुनिटी मौजूद है? बड़े लोगों ने कहा है कि आपने तो मार्केट ख़राब करके रख दी है, कारोबार में रहा ही नहीं कुछ। असल ਵਿੱਚ मैं तो मार्केट बनाई है। अच्छा, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਲਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, कुछ लोग समझते हैं जेडे साढ़े को नहीं आना। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी भी हुई आपके कारोबार को लेकर, आपने उसको बड़ा डील भी किया सोशल मीडिया पे। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं आपके कारोबार को लेकर कि हम जो दीगर जो हमारे ब्रांड्स हैं, मैं नाम से इज्तनाब करूँगा, वहाँ पर आप जो है वो चेकिंग भी करा सकते हैं, आप तसल्ली से जो इनकी इंस्पेक्शन की टीम है वो आके करती हैं। आप लोगों के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है गाड़ियों के चेकिंग के हवाले से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 20-20 ਰੁਪਏ 15-20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ अपने तजर्बे ना चेक करते। चले, अच्छा, उनका मैकेनिज्म वो कहते हैं बड़ा साइंस बेस्ड है, डिवाइस से चेक किया जाता है, पेट का पता चल जाता है। आपका तरीका क्या है, ज़रा मवाजना कर लेते हैं। सर देखो, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਸ ਪੇਂਟ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਏਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਏਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪੀਸ ਪੇਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਫ ਪੀਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, तो पता नहीं चलना। वो कहते हैं कि जब हम उनसे गाड़ी ख़रीदते हैं ना या इंस्पेक्शन करवाते हैं
तो हमें प्रॉपर एक रिपोर्ट मिलती है, हमें पता चलता है कि हमारे एक बोनेट पे क्या है, इस पे क्या है। आप ब्रांड का नाम मैं नहीं ले रहा, किसी भी ब्रांड के हवाले से आप बात कर लें, लेकिन जब आपसे गाड़ी चेक करेंगे ना तो वही उसी तरह ठोक बजा के चेक किया जाएगा, हमें वो नहीं होगा, तसल्ली नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। दूसरा ये कहा जाता है कि जो आपके पास जो चेकिंग कर रहे हैं कुछ ये वही पुराना तरीका है कि एक पेंटर को साथ ले जाए, मैकेनिक को साथ ले जाए, तो वो उस तरह फिर वो चेकिंग कर लेगा। तो मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह बेहतर है। साढ़े कोल पूरा सिस्टम है। अच्छा, जो साढ़े को सिस्टम है वो किते नहीं है। ठीक। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੱਡੀ, ਜਿੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्सपीरियंस भी हैगा? एक्सपीरियंस है तो गारंटी दे रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, तैयब बात कर रहा हूँ मुल्तान बॉर्डर टाउन रोड से। जी तैयब साहब, सवाल कीजिएगा, डोगर साहब सुन रहे हैं आपको। सर मैंने सवाल तो नहीं, डोगर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये बड़ी जिद्दत लेके आए हैं मुल्तान के अंदर। मैंने मेरा है सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने होंडा सिटी का थी तो मैंने इनको विजिट किया है और बड़े मुनासिब पैसे में मार्केट से 1.5 लाख सस्ती गाड़ी यहाँ से मिली थी। अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ और पेपर भी क्लियर है, बड़ी अच्छी चलने में है, तो बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। तो वरना हम जाते थे तो लोगों की डिमांड ज्यादा थी, इन्होंने डायरेक्ट कस्टमर से मिलवाया इनकी टीम ने और बड़े मुनासिब पैसों में हमें गाड़ी मिल गई थी। ठीक है, बड़े मुनासिब पैसों में गाड़ी मिल गई है। तैयब साहब बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। जनाब लोग तो बड़े मोतरफ हैं आपके जी, लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छा कारोबार है, हमें बड़ा मुनाफा होता है, फ्रॉड से हम बच जाते हैं। देखिए जैसे तैयब भाई ने बताया, हमारे पास जो बंदा एक बार आ जाता है ना, दोबारा कहीं से गाड़ी नहीं लेता। सही। हाँ जी। असल में जब आपका कस्टमर रिबेट होना शुरू हो जाए ना, आप समझ लें आप कामयाब हो गए। तो जब एक बंदा गाड़ी लेके चला जाए दोबारा आए ही ना, या किसी को आने भी ना दे, तो वो नुकसान होता है। ये डोगर मोटर ऐसा एक अदारा है, SDM, जो बंदा एक बार आ जाता है इधर गाड़ी लेने, वो दोबारा अपने रिश्तेदारों को भी जाके कहता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। ठीक है। अच्छा डोगर साहब, प्रोसेस क्या है जब आपके पास गाड़ी बेचने आनी है या जब आपसे ख़रीदने आनी है, तो उसमें आपका कितना कट होता है? अगर मुनासिब समझें आप बताना चाहें तो बता दीजिएगा कि कितना है, किस तरह वो प्रोसेस ज़रा हम समझना चाह रहे हैं कि अगर कोई गाड़ी बेचना चाह रहा है या आपसे गाड़ी ख़रीदना चाह रहा है। जी हमारा 15,000 रुपया फिक्स कमीशन है। अच्छा। वन साइड से जी, ठीक है। हमारे पास डीलर है, डीलर गाड़ियाँ बेचते हैं, मैं तो नहीं बेचता ना। अच्छा, आप प्लेटफॉर्म देते हैं? ये मैंने प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, डीलर्स को, डीलर रजिस्टर्ड किए हुए। जो डीलर गाड़ी बेचेगा 15,000 वो ले जाएगा, 15,000 हमें आएगा। ठीक है। इसके अलावा 10 रुपए भी जो है ना वो इजाफी चार्जेस। और अगर किसी के साथ कोई मसला हो या उसको कोई शिकायत हो तो उसके अजाले के लिए क्या क्या किया जाता है? उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा, उसके आप जिम्मेदार? मेरी गाड़ी मेरे अदारे से जो गाड़ी चेक होती है, गाड़ी टेम्पर हो, कट एंड बेल्ट हो, गाड़ी में कोई मसला हो के कागजात में, डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं पूरी पेमेंट करने का पाबंद हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो शख्स 25 से 30 लाख रुपया, 55 लाख रुपया जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इकट्ठा किया कि मैं गाड़ी खरीदने आ रहा हूँ, उसने अपनी भी कुछ तसल्ली करनी होगी ना। आप भी उनको यही कहते होंगे कि गाड़ी भाई आप लोग खुद भी चेक कर लें, तो उसने आप उनको क्या पॉइंट्स बताते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा? गाड़ी में सीलें होती हैं, उसमें इंजन का चेक करना होता है, आवाज़ को चेक करना होता है, कोई एक्सीलेटर को देते वक्त हवा चेक करनी होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बताइएगा नाजरीन के लिए भी, ताकि वो जहन में रखें गाड़ी खरीदते वक्त। जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਟੋਕਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਟੋਕਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि वो सोचता भी मैं ऐप दसांगा तो मेरी गड्डी सेल नहीं होएगी। हालांकि रेट वो सही लै रहा होंदा, लेकिन ऐप छुपा रहा होंदा। ते इस चीज़ तो साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तरीकाकार जिंदगी का सी कि उन्होंने जिहड़ा सौदा अपना बेचा उन्होंने नुक्स बयान करके बेचे। अच्छा, किस चीज़ में ज़्यादातर फ्रॉड होता है? फाइल में किया जाता है या एक्सीडेंटल गाड़ी का कह के कर दिया जाता है? ज़्यादातर फ्रॉड किस चीज़ में होता है जहाँ पर लड़के लोग पकड़ नहीं सकते, आम इंसान नहीं पकड़ पाता? देखो एक्सीडेंट तो गड्डी होएगी कि 2 लाख का फर्क पेगा। हाँ, ਲੱਖ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ठीक है। 3 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ
ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ 2 ਨੰਬਰ, ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 5000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਏ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾ ਕੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਓ ਨੀਚੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਰ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਦਾ ਹੀ कुछ नहीं। बढ़ना ही कुछ नहीं। अच्छा जनाब, क्योंकि अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, आपसे तो जितनी बातें की जाएँ उतनी कम है, आपसे सीखने का बहुत कुछ मिलता है। जनाब, आपको चंद लोगों के मैं नाम लूँगा, मैं चाहूँगा अगर आप उनका कोई मशवरा देना चाहें या उनके बारे में कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ वो की दीजिएगा। बिलाल मर्द साहब को जी आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहें या कोई बात करना चाहें? बिलाल मारत साडा भाई है जी, साडी जिंद जान है। अगर टिकटॉकरां च अगर मेरा कोई फेवरेट है तो वो बिलाल मारत है। सुनील मंज साहब ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਟਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। रजब भट्ट साहब जी ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਮਾਰਤ। रजब भट्ट को कोई मशवरा भी नहीं देंगे आप? मैं उनको मशवरा देना, मैं तुहानू पता मैं तो वेखदा ही नहीं उन्होंने। अच्छा वेखदे ही। डक्की भाई साहब जी? पर मैं सोशल मीडिया घट ही आप यूज़ करना, मेरी कामयाबी भी यही है कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। मैं कभी अज तक फेसबुक नहीं, टिकटॉक खोल के नहीं वेखी। अच्छा हाँ जी, मेरे मोबाइल टिकटॉक है भी नहीं। और आपके फेवरेट अफान कैसर साहब? अफान कैसर साहब साढ़े भाई ने, हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान है। उनका कोई मशवरा देना चाहेंगे या कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे? बस माशाल्लाह बड़ा जी अच्छा लोगों को जिहड़ा अपना गाइड करते हैं, मोटिवेट होंदे ने लोग उन्हां तो, बढ़िया माशाल्लाह। कोई मुलाकात का है अब आपका इरादा अफान साहब से? मुल्तान में मेरे आप आए भाई हैं? ने, मैं जदों भी उन्हां मिलना उन्हां। अच्छा ये बताइएगा कि अब आप मुल्तान में मौजूद हैं, मेहमान की, मुल्तान की तो हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तान पूरे की हॉस्पिटैलिटी बड़ी मशहूर है, लेकिन मुल्तान ज़रा ख़ासे हम लोग बड़ी मेहमान नवाज़ हैं। क्या क्या अभी तक मुल्तान में क्या क्या आपने एंजॉय किया है? कुछ हमारे खाने शाने एंजॉय किए हैं जी? लोग कैसे लगे आपको? लोग बड़े मोहब्बत वाले ने, हाँ बड़े मोहब्बत वाले, मिठे मिठे। मैं ना बेइज्जती भी कर दें तो मिठी मिठी कर दें, बंदे नूं बेइज्जती करा के भी मज़ा आउंदा है। ते खाने जिहड़े ने वो मैंने एक पाशा रेस्टोरेंट थे, हाँ खाने वाले इंटरचेंज उतरो लेफ्ट साइड से होंदा, ਉਹਦਾ खाना अच्छा है। उस तो बाद अजवा भी ठीक है, अजवा गार्डन। अच्छा ये जो हमारे रीजनल खाने, डोली रोटी आपने ट्राई किया जी? डोली रोटी है हमारी, साथ सोन हलवा है हमारा बड़ा मशहूर, चांपें हैं, वो ट्राई किए आपने? मैं सारे चेक कीते ने, लेकिन इन्हां चों सिर्फ एक मैनूं पसंद आया, वो जोहर रिवाड़ी। अच्छा जोहर रिवाड़ी है ते हाँ होटल है, हाँ। रेस्टोरेंट है, उन्हां दे चने बड़े मशहूर ने। शहजाद डोगर साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और लोगों के जहनों में जितने भी सवाल हो सकते हैं और जो लोगों के जहनों में मिथ्स होती हैं आपके बिज़नेस को लेकर, उसको हमने कोशिश की थी क्लियर कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, सुबह सुबह आपने वक्त निकाला, बड़ी मुश्किल है इस दफ़ा उठना। ज़ोएब बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। RFBR पर बड़ी हमने तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का यह हिस्सा आपको पसंद आया होगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे और एक नया टॉपिक होगा। तब तक अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ डोगर साहब मौजूद थे जो कि हमें बिज़नेस के हवाले से बता रहे थे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और आपने किस तरह बिज़नेस करना है और ये जो अपना कारोबार कर रहे हैं उसके एसोसिएटेड जितने भी मिथ्स थे, जितने भी सवाल लोगों के जहनों में आ सकते थे, हमने उनसे वो किए। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का वो हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है दिल के अमराज के हवाले से। आजकल हम देख रहे हैं कि हर शख्स को दिल का कोई ना कोई मसला है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा सेडेंटरी हो रहा है, इसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती जा रही हैं। क्या वाकई ये वजह है या इसकी दीगर वजूहात भी हो सकती हैं? इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लियाकत साहब जो कि बड़े मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमने आज उनसे गुजारिश की कि अपने कीमती वक्त से हमारे लिए थोड़ा सा प्रोग्राम के लिए वक्त निकालें। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, रोहित चैनल्स का भी और आप लोगों का भी, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, लोगों को इस चीज़ का पता चल सके कि इस वक्त जो दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं उनमें जो
ख़तरनाक जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं और आपकी वसातत से लोगों तक ये बात पहुंचती है, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा लियाकत साहब, जैसे मैंने अपने इब्तदाइया में कहा कि कहा जाता है कि अब क्योंकि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, इसकी वजह से दिल के अमराज बढ़ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा ही है? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। अगर इस वक्त हम देखें तो जो बहुत बड़ी एक वजह है दिल की बीमारियों की, उसका ताल्लुक़ हमारी लाइफस्टाइल से है। और लाइफस्टाइल के अंदर सबसे जो कॉमन चीज़ है वो यही है जो आपने खुद बात की कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कि कोई चलना फिरना है नहीं, वाक इतनी है नहीं, काम इतना है नहीं और खाना पीना ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे फास्ट फूड, जंक फूड जिसे हम कहते हैं, और इसका बेदरेग इस्तेमाल है। आप देखें पिज़्ज़ा शॉप है, बर्गर्स हैं और जितनी और डाइट है इस किस्म की, तो हर बंदा उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या अमीर क्या गरीब, कोई बग़ैर उसके अगर हम देखें तो डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। और उसी की वजह से फिर ये मोटापा भी उसी वजह से है, फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फिर शुगर का होना, फिर ब्लड प्रेशर का होना, और समझ लें जिसे हम कहते हैं मोटापा सादा ज़बान में कि ये बीमारियों की आमाजगाह है। सादा ज़बान में हम लोगों को कहते हैं कि मोटापा जो है ये बीमारियों की नानी है। हर चीज़, हर बीमारी फिर इससे निकलती है। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि अपनी बात को भी कंप्लीट कीजिएगा और ओबेसिटी को डिफाइन भी कीजिएगा। असल में मोटापा हम कहते हैं किसको? जी, मोटापा की बेसिकली तो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हम उसमें कहते हैं कि नॉर्मल कितना हो BMI के हिसाब से निकाला जाता है, बॉडी मैस इंडेक्स जो है, तो 24.9 तक अगर BMI है तो हम कहते हैं ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है। 25 से 25.9 तक हो तो फिर उसका ग्रेड है कि ये ओबेसिटी का ये ग्रेड है। फिर 30 से 35 तक और है, 40 तक और है, 40 से ऊपर हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी है, BMI हम निकालते हैं। तो बेसिकली हर बंदे का उसके वेट, उसकी और हाइट के हिसाब से वो निकाला जाता है। अच्छा जी, कैलकुलेटर अगर बिल्कुल जी इजीली अवेलेबल होते हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मौजूद हैं इससे निकाला जा सकता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर आप अपनी हाइट, अपना वेट उसके ऊपर करें तो वो आपको बता देगा आपका BMI ज़्यादा है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम ओवरऑल हर बंदा अपना वो एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 90% बंदे ऐसे होंगे जो ओवरवेट है, ठीक है जी, या वो ओबीज है, और तकरीबन 10% 15% लोग होंगे जिनका नॉर्मल उसके अंदर आता है। अच्छा, इस पे ओबेसिटी को हम बज़ाहिर क्योंकि मोटापा नज़र आ रहा होता है एक शख्स में, कुछ हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं इसमें बेली फैट, विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी क्या वजह? ये भी फिर ओबेसिटी में आ जाता है? बिल्कुल, इसमें जो सबसे ख़तरनाक जो ओबेसिटी है वो यही है जिसको हम कहते हैं ये एब्डोमिनल ओबेसिटी और ट्रंकल जो है ओबेसिटी। तो ज़्यादा एब्डोमिनल जो है यही फैट ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और ये आप देखें लोगों में जैसे ज़ाहिर होता है, अगर उस वक्त कुछ लोग एहतियात कर लें, परहेज़ कर लें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो वो उससे जल्दी बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अब ज़रा अर्ली सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं दिल के अमराज की, तो क्या अमूमी तौर पर होते हैं? और जैसे कहा जाता था कि हम पहले भी प्रोग्राम इस हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि 40 साल के बाद, पहले तो सुनते थे कि जी ये मर्ज़ होगा, इससे पहले भी अब होना शुरू हो गया, तो अर्ली सिम्टम्स के बारे में ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, आपकी बात ये बहुत ज़बरदस्त है कि जी पहले जो है इस तरह नहीं होता था कि 40 साल के बाद हो। अब चूँकि हमारा ये शोबा है, अब हम देख रहे होते हैं कि 27 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल की उम्र में नौजवान लोग आ रहे होते हैं, और यही लाइफ यानी जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी की वजह से और अपने लाइफस्टाइल अच्छा ना होने की वजह से उनको दिल के अटैक हो रहे हैं। और हम सोच भी नहीं, खुद भी हमें यकीन नहीं आ रहा होता कि यार इतनी कम उम्र में इनको इतना बड़ा हार्ट अटैक हो गया। तो उसके अंदर यानी ये पुरानी बात थी कि 40 साल के बाद है। अब जिस बंदे को भी मैदे का मसला लग रहा हो और इधर जो है वो छाती के ऊपर बोझ हो, तो हम हर बंदे को कहते हैं कि भाई आप अपनी लाजमी ECG करवाएं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा लें ताकि तसल्ली हो जाए। अर्ली जो आपने अलामात की बात की, तो सबसे अर्ली जो कॉमन लोगों के अंदर होती हैं इब्तदाई अलामात, वो ये होता है कि जैसे ही लोग कहते हैं कि रूटीन में तो हम चलते फिरते हमें कुछ नहीं होता, आजकल हमें लगता है कि चलने से हमें थोड़ा सांस फूलना है। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम है और जो मिस होता है, जो नेगलेक्ट होता है, वो सांस का फूलना है। और सबसे पहले ये आता है लोगों में आमतौर पे। और दूसरे नंबर पे लोग ये बताते हैं कि जी हम जैसे चल फिर रहे होते हैं, पहले तो हम ठीक होते थे, अब हम थोड़ा चलते हैं तो हमें ना छाती के ऊपर वजन महसूस होता है, बोझ महसूस होता है। और तीसरी कॉमन अलामत जो है वो लोगों में ये होती है कि लोग कहते हैं जी हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन डॉक्टर साहब आजकल हम ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी छाती के ऊपर बोझ है, वज़न है, हमें जो है वो खाने के बाद हमें बोझ होने लग जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं आके कि जनाब हम खाली पेट जितना मर्जी चलें हमें नहीं मसला होता, खाना खा के हम थोड़ा सा चलते हैं तो हमें बोझ महसूस होता है। तो ये सारे चारों जो सेट हैं ये वो लोग होते हैं जिनमें इब्तदाई तौर पे ECG भी नॉर्मल होती है। तो ये वक्त होता है कि अगर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा लें
तो वो उनको समझाते हैं कि आपकी ईसीजी ठीक आ रही है, लेकिन इसके बावजूद आपकी दिल की नालियों में किसी हद तक तंगी आ रही है, तो आप इसका एहतियात करें, ख्याल रखें। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे मरीज़ जो है वो बेहतर हो जाए। अच्छा, इसमें जो सिम्टम्स हैं हार्ट के और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो हमारी डिजीज़ हैं वो थोड़े सेम है, तो इसमें फ़र्क किस तरह करना है कि कौन सा गैस्ट्रो का है और कौन सा आपका है? बहुत ज़बरदस्त बात है ये भी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन मसला है ये। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि हर बंदा हर मसले को मैदे से रिलेट करता है, और हर बंदे की साइकी है कि वो चाह रहे होते हैं, उनको दिल का बहुत बड़ा अटैक होता है। हमारे पास आते हैं लोग और हम उनको प्यार से समझा रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब असल मसला हमारा जो है वो मैदे का है। हम उनको 3 स्टेंट डाल देते हैं, 4, उनका बाईपास हो जाता है। पूछते हैं जी आप कैसी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब असल मसला हमारा मैदे का ही है। तो ये लोग नहीं मानते इस चीज़ को, बहरहाल उनको प्यार मोहब्बत से कन्विंस करना पड़ता है। तो सबसे जो कॉमन अलामात होती हैं जो इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करती हैं वो ये होती है कि अगर किसी बंदे को जो है वो मैदे वाली जगह पे दर्द हो रहा है और उस दर्द के साथ उसको स्वेटिंग हुई है, एक आध दफ़ा भी हुई है, और अगर उस दर्द के साथ उसकी दिल की धड़कन जो है वो ऊपर नीचे हुई है, और उसके साथ उसको अगर लगता है कि मुझे सांस में मुश्किल है, मुझे घुटन हो रही है, तो इन अलामात, इसका मतलब है ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मैदे वाली अलामात असल में दिल की वजह से है, मैदे की सूरत में नहीं है। और अगर इन अलामात के साथ मैदे का दर्द जो है मुस्तकिल आपको दर्द हो रहा है, और साथ आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, या आपके अंदर और रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो आप इस मैदे वाले दर्द को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दिल की वजह से। अच्छा, कहा जाता है कि अगर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं दर्द को तो फिर ये हार्ट का इशू नहीं है। अगर फैल रहा है या रेडिएट कर रहा है लेफ्ट आर्म की तरफ तो फिर वो सिम्टम्स। बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल। अच्छा, इस पे ज़रा तफसीलन बताइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे अर्ली सिम्टम्स के हवाले से और किस तरह हमने डिफ्रेंशिएट करना है मैदे के अमराज में और दिल के अमराज में। सिम्टम्स के हैं वही बता रहे थे हमें डॉक्टर साहब, उसी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक तो आपने बताया कि अगर मैदे में दर्द हो रहा है और साथ उसके स्वेटिंग हो रही है या सांस का थोड़ा सा मसला हो रहा है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रिजू करना है, ये शायद दिल का मसला हो सकता है। इसी के साथ मैंने आपसे एक सवाल किया कि अगर पिन पॉइंट हम कर सकते हैं तो फिर नहीं होता, पूरा अगर रीजन में आपको दर्द हो रहा है या आम में रेडिएट कर रहा है तो फिर ये शायद दिल का होता है। यही सिम्टम्स है? बिल्कुल, ये तहमद साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसी को पिन पॉइंट है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो दिल की वजह से है, और अगर किसी को यानी लेफ्ट साइड पे है छाती में या पूरी छाती में है और वो डिफ्यूज है, आमतौर पे मरीज कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इधर हमें ना ऐसे दर्द सा महसूस हो रहा है, वो इसको लोकलाइज नहीं कर पा रहे होते, डिफ्यूज उसको हम कहते हैं, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा चांसेस हैं वो दिल ही की वजह से है। और अगर कोई पिन पॉइंट कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो दिल की वजह से। अच्छा, ये किस तरह का पेन होता है सर? एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है? ज़्यादा जो लोग बता रहे होते हैं वो तो यही बता रहे होते हैं कि ऐसे है जैसे हैवीनेस हो। अच्छा जी, ठीक है जी। और जो है ये सेंट्रल होता है, हम इसको कहते हैं टिपिकल चेस्ट पेन, कार्डिक चेस्ट पेन, कि ये सेंट्रल होता है बिल्कुल सेंटर में, और डिफ्यूज सा होता है कि वो लोकलाइज नहीं कर पा रहे होते। और दूसरा हैवीनेस लोग बता रहे होते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जी हमें बर्निंग टाइप हो रहा है, ठीक है। तो और साथ इसके आमतौर पे ये जो पेन होता है ज़्यादा ये लेफ़्ट आर्म के अंदर रेडिएट करता है, कि वो बता रहे हैं जी इस पूरे बाजू में आ रहा है, और तफसील पूछे तो वो कहते हैं जी अंदर वाली साइड पे आ रहा है, तो ये उसको वो करता है। कुछ लोगों में इसके साथ वो कहते हैं जी हमें दाएं बाजू में भी आ रहा है, तो ये टिपिकल होता है। इसके साथ ये पेन अक्सर नेक में जाता है, सही, जा में जाता है, जबड़ों में, और कुछ लोगों में यही पेन बैक में भी जा रहा होता है, सही। और एक MI ऐसा होता है, उसको हम कहते हैं इन्फीरियर वाला MI, हार्ट अटैक, उसमें मैदे के साथ ही मरीज आता है, वो कहता है जी मुझे सिर्फ यहाँ दर्द है, तो उसमें अलामात भी अक्सर मैदे की आ जाती हैं साथ। अच्छा, कि वोमिटिंग, डायरिया और ये चीज़ें। जैसे अभी आपने बताया कि ये एक तो डिफ्यूज पेन है, रेडिएट कर रहा है, और ये ऐसे बोझ सा महसूस होता है कि शायद बोझ है। अच्छा जनाब, जैसे ये आप बता रहे हैं कि ये डिफ्यूज़ हो रहा है और रेडिएट होता है पेन उसकी तरफ, यूजुअली जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वाले मरीज़ होते हैं वो कहते हैं कि हमें साथ वोमिटिंग और चक्कर वाली कैफियत भी है, वो भी इसके अंदर सिम्टम्स में शामिल है? हाँ, आमतौर पे जो गैस्ट्रो वाले पेशेंट होंगे ऑब्वियसली उनका पेन तो मैदे वाली जगह पे ही बताएंगे, आप यहाँ बताएंगे ये जो जगह है इनके सेंटर से नीचे मैदे वाली, यहाँ हाथ लगाएंगे, छाती में वो नहीं होता आमतौर पर। कुछ लोगों में हो रहा होता है कि मैदे के साथ वो कहते हैं जी इधर ये जो खुराक की नाली हमें लगता है हमारी यहाँ जलन है, और जो हम खाते पीते हमें लगता है हमारे गले में वापस आ रहा है। तो डेफिनेट बात है जो मैदे का दर्द है वो रेडिएट नहीं करता, जैसे आप खुद बता रहे थे कि सर वो जो है ना रेडिएट कर रहा है,
और ये जो है ना गर्दन और नेक की तरफ और बैक में, तो आमतौर पे मैदे वाला जो दर्द है वो रेडिएट नहीं करता, उसके साथ आमतौर पे स्वेटिंग नहीं होती और उसके साथ आमतौर पे सांस का मसला भी नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कार्डिक पेन है या जीआईटी की वजह से। अच्छा, हम लोग साउथ पंजाब में बैठे हैं, हमारे सराइकी में एक दर्द कहा जाए रीवारी दर्द, सही है दर्द है पिया, वो रीवारी का दर्द क्या होता है और वो किस तरह मुख्तलिफ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की थी, हम प्रैक्टिकल चीज़ है। लोग कह रहे होते हैं कि जी हमें डॉक्टर साहब, वो खुद आके बता रहे होते हैं, हालांकि उनको हार्ट अटैक हुआ होता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस ये ना ये दर्द रीवादा दर्द। तो बेसिकली वो इसको जीआईटी से वो करते हैं। एक अलामत होती है पेशेंट की कि आमतौर पे दिल वाले मरीज़ों के अंदर जब सांस घुटन बंद होती है तो उनको ऐसे लगता है कि उनको यानी खाया पिया या जो चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ है, जिसे हम कहते हैं सादा ज़बान में कि नीचे रुजू नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ जा रही। तो ये जो सिम्टम है इसको वो रीवाक, और वक्ती तौर पे कहते हैं हमें ऐसे लगता है कि हमारे पेट से जो है वो हवा खारिज होना बंद हो गई और हमें घुटन सी हो रही है। और डॉक्टर साहब जब हमें डिकार आ जाता है और हवा खारिज होती है तो हम तो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ये अलामत, इसको ब्लोटिंग और ये कहते हैं हमारी उसमें लैंग्वेज में, तो ये जो अलामत है ये भी अक्सर औकात हम देखें ये भी कार्डिक होती है, हालांकि सिम्टम जो है बज़ाहिर जीआईटी से लग रहे हैं ये। अच्छा, तो ये भी दिल की वजह से होता है अक्सर लोगों को। ठीक है। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या आजकल तो वेपिंग का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी इस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, या ब्लोटिंग के, या अब आपको घुटन सा महसूस होना शुरू हो जाती है, अक्सर लोग ये कहते हैं, फिर वो भागते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास और वो ईसीजी की जाती है तो वो तो नॉर्मल आती है, तो उसका फिर इंडिकेशन क्या होती है? बिल्कुल, उसमें जो ये जो स्मोकर होते हैं या इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं और अगर उनकी ये सिम्टम होती है, जैसे मैंने पहले बात की कि सबसे कॉमन लोग जो बताते हैं वो तो यही होता है अर्लीस्ट चीज़, वार्निंग साइन, कि लोग कहते हैं जी रूटीन में ठीक चल रहे थे, अब चलते हैं तो हमें लगता है सांस फूलता है, खाने के बाद हमें लगता है बोझ है, वैसे हम ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट के अंदर ईसीजी नॉर्मल आ रही होती है। फिर उनके अंदर हमें एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज जो है वो ईटीटी टेस्ट, एक्सरसाइज वाला जो टेस्ट होता है, ट्रेडमिल पे कराया जाता है। बिल्कुल, ट्रेडमिल के ऊपर जो है, ठीक है। तो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं हम, ईटीटी उसे, ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं उसे। तो इन पेशेंट को फिर हम उसके ऊपर चलाते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट। तो अगर उनके अंदर कार्डियक इशू होता है तो उस टेस्ट के अंदर ईसीजी और डिफरेंट चीज़ें हम देख रहे होते हैं, उसके ऊपर अर्ली पिक हो जाता है। यानी ये वो स्टेज होती है जब पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं हुआ और उसकी वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज है, तो ये आपको अर्ली बता देगा कि आपकी नालियों के अंदर मसला है, तो उसको आप टाइमली करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या प्रोलॉन्ग भी हो सकता है कि कोई इसको निगलेक्ट कर रहा हो सिम्टम्स को? अक्सर लोग कहते हैं ना कि स्टैमिना शायद कम हो गया, हम एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर करेंगे तो इसमें ज़्यादा बेहतर होता रहेगा। तो कितने टाइम पीरियड के लिए अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करना है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है तिहामा, कि ये लोग जो है ना बेसिकली हर बंदा कोशिश करते हैं अपनी सिम्टम को, मोस्टली लोग जो है वो हाइड करते हैं, सीख करते हैं, बताते नहीं हैं और यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऑब्वियसली जो हम देखते हैं प्रैक्टिकली, मेरे ख्याल है 20-30% लोग होते हैं जो अपनी सेहत के लिए ओवर कॉशियस होते हैं, जो जल्दी आ जाते हैं डॉक्टर साहबान के पास और हम उनको फिर रीअश्योर करते हैं कि आप ठीक है। 70% लोग जो है वो अपनी सिम्टम के बावजूद उसको छुपाते रहते हैं, बताते नहीं हैं, और आमतौर पे जब वो आते हैं तो उस वक्त डिजीज़ उनकी प्रोग्रेस कर चुकी होती है। तो हमारे पास आमतौर पे वो पेशेंट आते हैं जिनका चलना फिरना महाल हो जाता है। जैसे वो कहते हैं जी पहले हम वुज़ू कर लेते थे मस्जिद, अब तो हम जा ही नहीं सकते, ठीक है जी। पहले तो हम जनाब 2 किलोमीटर सफ़र कर लेते थे, 1.5, अब तो हमसे आधा ही नहीं होता, अब तो हम वाशरूम जाने से कासिर हैं। तो एडवांस स्टेज के अंदर हमारे पास लोग आते हैं, अर्ली उसके अंदर बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि एडवांस स्टेज में आते हैं, तो वही मैं समझना चाह रहा था कि कितना टाइम लग जाता है आपको प्रोग्रेस होते होते इस तक, जब आप कह रहे हैं कि अब आप चलने फिरने से ही कासिर हो गए हैं तो फ़ौरन आप डॉक्टर के पास भागेंगे? जी, इसमें डिपेंड करता है कि उस पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसकी एज क्या है, उसको सिम्टम कब से स्टार्ट हुए हैं और उसका अपना खुद एक लेवल क्या है। तो आमतौर पे जो क्रोनिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर कई महीने से साल भी लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो क्रोनिक डिजीज होती है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे भी अडेप्टिव हो जाता है, बॉडी भी उसको अडेप्ट करती है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, कई महीने से साल भी लग जाता है। इस पर ज़रा डॉक्टर साहब तफसीलन गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज ज़रा हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। अब मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ ले और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हमने डिस्कशन की। जो बातें रह गई हैं उसमें हम दोबारा आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और फिर तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।